So let's start with our today's topic in business, and today we will going to do about the globalization and its every related things. हर चीज related things इसकी globalization से related. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम बताना। हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब पढ़ चुके हैं। सॉरी, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पढ़ चुके हैं, और ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे आज के टॉपिक। और मैं एक ही टॉपिक में अपना सब कुछ कवर अप करवा देती हूँ। तो आज के ही टॉपिक में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मतलब फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन आई विल गोना टेल यू टुडे। आज के अपने वीडियो में, आज के अपने लेक्चर में मैं सब बता दूंगी हमारा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। अब वही बात है, ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन भी हमारा क्या होगा? ये हमारा वन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म है। ग्लोबलाइजेशन में हमारा वन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरह। जैसा हमारा लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन था, ठीक उसी तरीके से हमारा ग्लोबलाइजेशन भी वन ऑफ द एक काइंड का इकोनॉमिक रिफॉर्म है। अब जैसा कि सारे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मेन मकसद ये होता था या ये होता है कि हम अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, ये इकोनॉमी के जीडीपी वगैरह की ग्रोथ करना। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि किसी भी चीज का आपका इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज है, ये इकोनॉमी कुछ किसी भी काम के लिए वर्क अपॉन करती है, उसको आप आंख बंद करके भी लिख दोगे ना कि दैट इट इज डन, ये काम हुआ है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, तो आपका वो आंसर सही होगा। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है, वो करती ही इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। अब वो इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारे किसी भी तरीके का, किसी भी सोर्स का हो सकता है, चाहे जीडीपी में इंक्रीमेंट हो, चाहे हमारी ट्रेडिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करे, चाहे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्ट्रॉन्गनेस आए, चाहे हमारी सोशल डेवलपमेंटल करे, गोल्स को अचीव करे, चाहे हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करे, किसी भी फील्ड में बस डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी किसी भी चीज में अगर डेवलपमेंट हो रहा है बाय द वे ऑफ, बाय द मेथड ऑफ, मतलब हमारी किसी भी चीज में अगर डेवलपमेंट हो रहा है और उस डेवलपमेंट का कारण, उस डेवलपमेंट का रीजन अगर हमारा ये हो रहा है, हमारे किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत आएगा। अब जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में हुए थे, उसमें हमारी तीन चीजें मेजर इंट्रोड्यूस हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मकसद था जो हमारे ट्रेड बैरियर्स है उसे रिमूव करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी को ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर में रख देना। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन भी हमारा जो एक वन ऑफ द पॉलिसी है, और ग्लोबलाइजेशन लाइक हमारा लिबरलाइजेशन की तरह ही वर्क अपॉन करता है। बस लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का मेजर मकसद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करना, और दोनों का मेजर मकसद हमारी इकोनॉमी में एनहेंसमेंट करना है। अब जो हमारा लिबरलाइजेशन था, उसमें तो बेसिकली आ जाता था सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स को रिमूव करना। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में उन सारी स्कीम्स को सोचा जाता है, ध्यान से सुनना, लिबरलाइजेशन में हमारी उन सारी स्कीम्स को सोचा जाता है जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सके, ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ सके, और जिससे हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सके, और जिससे हमारा जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो हो सके, और हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जाके फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपना ट्रेड कर सके। ये मेजर मकसद ग्लोबलाइजेशन का था। इसकी मुझे जो एक बेस्ट डेफिनेशन लगती है, जो मैंने अपने जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तब से लेकर अब तक याद करी है, वो है द ग्लोबलाइजेशन, मैंने अपने नोट्स में भी ऐड किया है। The globalization is the process of integrating the economy with the world economy. ग्लोबलाइजेशन का मेजर मकसद होता है जो हमारी इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ मैचअप करना, उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ मिक्स करना, उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन से कह सकते हैं कॉप अप करना, मिक्सअप करना। अब जो लिबरलाइजेशन होता है, ये फर्स्ट पॉइंट हम नोट्स के वाइज देख ले तो इसमें आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस which was introduced after 1991 पॉलिसी। ऑफ कोर्स इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है
कि जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है वो भी हमारे 1991 के बाद ही आई थी, क्योंकि ये एक अगर हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी है तो ऑफ कोर्स ये भी हमारी 1991 के बाद ही आई थी, प्रायर टू 1991 ही आई थी। अब इट इज वन ऑफ द पॉलिसी ऑफ एलपीजी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आई थी और ये हमारी एक लिबरलाइजेशन, एक काइंड की लिबरलाइजेशन पॉलिसी होती है, ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी। अब इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, इसके बाद आ जाता है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये मेरी फेवरेट ये मेरी फेवरेट कह सकते हैं ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन है। आपकी मर्जी है तो इसे कर लेना, वरना अगर आपको कोई और पता हो या आपका कोई और अपनी सेल्फ लैंग्वेज में मीनिंग मन हो देन यू कैन राइट दैट ऑल्सो, कोई ऐसे कंपल्शन वाली बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा ग्लोबलाइजेशन था ये एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटरग्रेट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरग्रेशन? कंबाइन होना, मिक्स होना। फिर उसके बाद ये जो आता है हमारा, हाँ, फिर उसके बाद होता है इट मीन्स टू एनहेंस द वर्ल्ड ट्रेड एंड टू मेक द कंट्रीज ट्रेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कि आप अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ और अपनी कंट्री को इतना लिबरल बनाओ कि आपकी जो कंट्री है, जो आपकी कंट्री है वो फ्रीली किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर ले, या फ्रीली किसी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ा ले या ट्रेड कर ले। इतना अपनी कंट्री को अच्छा बनाओ, इतना अपनी कंट्री को इंक्रीमेंट करवाओ कि आपकी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो मेन मकसद होता है वो इसका ये होता है, अब आप मुझे इतना बता दो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये लिबरलाइजेशन की तरह होता है। अब आप मुझे बता दो तरह होता है तो इसमें लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। लिबरलाइजेशन का तो सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि हम अपनी कंट्री को इतना स्ट्रॉन्ग, हम हमारी कंट्री में जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उसे रिमूव कर दे, उसे हटा दे। लेकिन हमारी जो प्रिविटाइज ये हमारे ग्लोबलाइजेशन है उसमें ये होता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करें, क्या नई चीज हम बनाएं, किस तरीके से हम अपना इम्प्रूवमेंट करें, एनहांसमेंट करें, क्या करें, कुछ भी करें, किसी भी तरह करके हम अपनी कंट्री में डेवलपमेंट को किस तरीके से प्रस्क्यू करें, किस तरीके से हम अपने डेवलपमेंट को करें, उस चीज को देखना, उस चीज को कंसीडर करना हमारा ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है, वो चीज हमारी ग्लोबलाइजेशन में आती है। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज ऑफ कोर्स हम अपने प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक लगा ये, मैं हर एक चीज में अब ऐड करूंगी। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? गुड एंड बैड। एंड अलोंग विथ गुड एंड बैड इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें गुड एंड बैड के साथ साथ इंक्लूड होता है हमारा कि क्या हमारे लिए चीज भली है और क्या हमारा बुरा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन की भलाइयां क्या क्या है और ग्लोबलाइजेशन की बुराइयां क्या क्या है। आप इसमें हम हमारे देख लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। पहला जो इसमें हमारा प्रोज यानी इसकी भला पॉइंट होता है वो होता है इट एनहांस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, हमेशा 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 मैंने आपको बताया है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, कितना भी करो, आप अगर अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करते हो, अगर आप अपनी कंट्री में कुछ भी करते हो तो वो होता ही आपका सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करने के लिए है, या आपकी जो भी आप कंट्री में अपने करते हो उसका मेजर मेन एम और मेन मोटिव होता ही आपकी इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए। अगर आप कोई भी अपना स्टेप कर रहे हो उसका आप आंख बंद करके भी लिख दोगे ना, द मेजर एम ऑफ इट इज टू डू द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो भी आपका चल जाएगा। तो पहली बार ग्लोबलाइजेशन का मेजर मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ को करना ही होता है।
देन उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है ड्यू टू इट वर्ल्ड ट्रेड इज इंक्रीज। इसी की वजह से, इसी के कारणवश वर्ल्ड ट्रेड भी इंक्रीज होता है, वर्ल्ड ट्रेड एनहांस होता है, पूरी दुनिया का ट्रेडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मतलब जैसे आप ये मुझे बताओ, दुनिया की जो ट्रेडिंग कैपेसिटी होती है वो नोटिस कौन करता है? बताओ। नहीं, डब्ल्यूटीओ, आपने नाम सुना है डब्ल्यूटीओ का? राइट। जो एक इंडिया की नहीं बात कर रही मैं, पूरी कंट्री के वर्ल्ड को कंसीडर के ट्रेड को कंसीडर करते कि कब कितना अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग हमें करनी है, कब कितनी ट्रेडफुल चीजें हमें करनी है, कब कितना अमाउंट की ग्रोथ करनी है, वो सारी चीजें जो कंसीडर करता है वो हमारा डब्ल्यूटीओ होता है। अगर दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही है, फायदा किसका? बताओ। दोनों कंट्रीज का ओवरऑल जो होता है, अ, जो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा अ, अगर दोनों कंट्री आपस में ट्रेड कर रही है, वेरी गुड, हमारी दोनों कंट्री का स्टेटस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर जो हमारे ट्रेडिंग कैपेसिटीज होती है, अगर हम उसे कंसीडर करें, या अगर हम ये कंसीडर करें जो हमारे ट्रेडफुल नेचर होता है वो कितना होता है, या अगर हम इस बात को कंसीडर करें कि जो हमारा ट्रेडिंग होती है, जो अगर आप दो कंट्री ट्रेड करें तो ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, और जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो इंक्रीज होता है। देन इट फोस्टर द इकोनॉमिक रिलेशन, ये मैंने आपको अभी अभी इकोनॉमिक्स में बताया, तो आप मुझे इसे एक्सप्लेन अब आप करोगे। वेरी राइट। रिवेन्यू सभी का इंक्रीज होगा, डेवलपमेंट सभी का ही होगा, अल्टीमेटली फायदा सभी का ही होगा। गुड। अब इसकी बुराइयां देख लेते हैं, कॉन्स देख लेते हैं, इसके कॉन्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ऑफ कोर्स इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपको कोई गुड्स को प्रोड्यूस करके अपनी कंट्री में सेल करना है, कितना समय लगेगा बताओ? आप बताओ। नहीं, अगर आपको कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, सपोज करो आपने यूपी में कोई गुड्स प्रोड्यूस किया और यूपी में ही सेल कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा? बहुत कम। और अगर आपने कोई चीज, सपोज करो, अगर आपने किसी चीज का, कह सकते हैं आपने कोई चीज यहाँ पे प्रोड्यूस करी और आपने सेल आउट कर दी कहीं बाहर, तो कितना उसका होगा? आपने कोई चीज यहाँ पे प्रोड्यूस की और आपको बाहर, मैनी टाइम, बहुत ज्यादा समय लगता है, और उस समय से भी छोड़ो, बहुत ज्यादा आपकी एक्सपेंडिचर लगता है। कितना आपको चीजों को कंसीडर करना पड़ता है भाई, क्या क्या, आप मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे डिसीजन होते हैं जो एक पर्सन को लेने पड़ते हैं ग्लोबलाइजेशन में जाने से पहले? बताओ। हाँ। हम्म। किस अमाउंट का हमें ट्रेड करना है, कौन सी कंट्री में हमें ट्रेड करना, जो जो सोचो गुड्स हमारी कंट्री के में है, या जिस चीज का हमें ट्रेड करना है, सपोज करो कपड़े, सपोज करो खाना, सपोज करो किसी भी चीज का, जिस चीज का हमें ट्रेड करना है, क्या? देखो, फायदा तो तभी है ना अगर तुम्हारी कंट्री में वो चीज एक्सेस में हो, दूसरे कंट्री में वो चीज ना हो। तो ये देखना कि जो चीज हम ट्रेड करने जा रहे हैं, क्या उस चीज की स्कोप है भी या नहीं, इस चीज को कंसीडर करना, ये भी हमारे इसमें ही आता है ग्लोबलाइजेशन में। देखिए, कंज्यूमिंग बात होता है, बहुत सारी डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की सलाह राय लेनी पड़ती है पहले अपने फाइनल कंक्लूजन में पहुंचने से पहले। तो हम कह सकते हैं इट इज अ क्वाइट वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। समझ गए?
एंड द नेक्स्ट इज योर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड नॉलेज। अब आप मुझे ये बता दो इसमें पेशेंस कैसे चाहिए, चलो नॉलेज तो बात समझ आती है, पेशेंस कैसे चाहिए। एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात है उसका, मैंने आपको डिसएडवांटेज में भी इसमें मेंशन किया है, ये बहुत ही एक रिस्की प्रोसेस होता है, क्योंकि अपनी कंट्री पे तो अपनी कंट्री का जोर होता है, बस होता है, दूसरी की कंट्री में अपना जोर बिल्कुल नहीं होता। ये चीज बहुत ही ना कि भाई हमारे गुड्स वहां पे कई लाइसेंस से हमारा कैंसिल ना हो जाए, पता नहीं हम प्रोड्यूस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारी कंट्री में डेवलपमेंट जो हम अपना जितना प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी सोच के गए उतनी हमारी प्रॉफिट होएगा या नहीं होगा, पता नहीं हमारा ग्रोथ होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या ये हमने जितना पैसा लगाया वो सारा डूब ही ना जाए। तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी होती है, तो इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। सपोज करो किसी ने पहले साल जाके ट्रेड किया, पहले साल उसको तकड़ा लॉस लग गया, वो हाइपर हो गया, उसने अपने मतलब बिजनेस बंद कर दिया, वो अपने एम्प्लॉयर्स पे गुस्सा निकालने लगा, क्या होगा ये सब करके बताओ। वही तो आपके अगर एक साल आपका प्रॉफिट ना भी हो तो भी उसके लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेशेंस चाहिए होता है, यानी शांति सब्र चाहिए होता है, कि आपका जो कह सकते हैं हमारा, आपको अगर चाहे प्रॉफिट हो ना हो इसमें किसी के कोई लॉस नहीं होता, बस आपको इतना सब्र रखना चाहिए कि हो सकता है आने वाले टाइम में प्रॉफिट हो, और अगर ना भी हो आप कंटिन्यूअसली भी लॉस झेल रहे हो, देन यू डोंट हैव टू शो योर एरोगेंस, गुस्सा शो करने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप अपना क्या होते हैं बोरिया बिस्तर बांध दो और वापस आ जाओ। बट कोई भी ना दूसरी कंट्री में जाके अगर तुम अपना एरोगेंस शो करोगे तो इससे ये होगा कि जो आपकी अदर कंट्री है उसमें अपनी कंट्री का नाम खराब होगा, हाय इस कंट्री के लोग ऐसे हैं, इतने ज्यादा एरोगेंट है, इस कंट्री में तो है ही ऐसे लोग, तो अपनी कंट्री का नाम खराब होगा और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर लॉस भी है या तुम्हें उस कंट्री की कोई प्लान्स एंड पॉलिसीज नहीं अच्छी लग रही तो चुपचाप शांति से आ जाओ, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। समझ गए, और ऑफ कोर्स नॉलेज तो चाहिए क्योंकि नॉलेजफुल फेलो ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम्हारे पास किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते, नॉलेज तो इसमें रिक्वायर्ड ही होती है। क्लियर। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है टू डू द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का क्या मतलब हुआ। अगर कोई कंट्री हमारे पास आके ट्रेड करेगी या हम किसी कंट्री में जाके ट्रेड करेंगे, हम अगर डेवलपिंग कंट्री हम डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, चलो अंडर डेवलप्ड में भी चले गए, तो हर कंट्री किसी ना किसी चीज में तो अपग्रेडेड होती है। तो हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजीज आएगी, उनकी कंट्री में टेक्नोलॉजीज आएगी, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इसका बेनिफिशियल सभी को ही होगा। अल्टीमेटली इससे ये होगा कि जो आपका ग्रोथ स्टेटस है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, वो इंक्रीज होगा, और जो आप न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आई है आप न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड रहोगे, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत रहोगे। समझ गए। देन नेक्स्ट इज टू डू द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में कोई हमारे इकोनॉमिक रिलेशन वाली बात ही आ जाती है कि आपने फाइनेंस को इंक्रीज करना, फाइनेंशियल कैपेसिटीज को इंक्रीज करना, मनी को इंक्रीज करना, प्रॉफिट जनरेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। एंड देन इसके बाद है टू मेक इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। अपनी देखो ट्रेड 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 हम गा रहे हैं, ट्रेड करता कौन है ये बताओ। कंपनी से इंडस्ट्रीज। तो जब आपका ग्लोबलाइजेशन होगा तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आपकी इंडस्ट्रीज पे जाएगा, और आपकी सारी इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स है वो खत्म होकर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। और जितनी देखो देखो अगर किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है ना तभी वो प्रूफ करने की कोशिश करता है कि भाई हमें इस कंट्री में इतने अमाउंट के गुड्स हमें प्रोड्यूस करके एक अच्छा सा नाम फेम रेपुटेशन कमाना है, भाई हम तो करेंगे, अगर ये कुछ हम करेंगे तो एक वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जनरेट होती है, और आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो मोर स्ट्रॉन्गर स्टेबल और इफेक्टिव
बन जाती है। क्लियर? चलो अब इसके हम देख लेते हैं मेरिट्स क्या है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देन डीमेरिट्स। देखो ये जो पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट था जो आज मैंने आपको इकोनॉमिक्स से करवा रही हूँ, टू फॉस्टर इकोनॉमिक रिलेशन, ये सब में ही आया है पॉइंट। ये इसका प्रॉस भी है, ये इसका मेरिट भी है, ये इसका आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। तो सबका इसका मेजर मोटिव यही होता है आपको बताना कि अपने इकोनॉमिक रिलेशन इंक्रीज करना। आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपके इकोनॉमिक रिलेशन इंक्रीज होते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन बोले तो आपकी कंट्री में फायदा, अगर कोई आप ट्रेड करोगे तो दोनों को ही होगा, किसी एक को नहीं होगा। इफ यू आर गोइंग टू डू द ट्रेड, अगर आपके अंदर ट्रेडिंग कैपेसिटी है, आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका फायदा दोनों कंट्री को, दोनों पक्षों को मिलेगा। देन सेकेंड वन, इट शोज वर्सटैलिटी। मैंने आपको वर्सटैलिटी पहले भी बताया था, बताओ मुझे इसका मतलब क्या होता है वर्सटैलिटी का। मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल अपने टैलेंट शो करना, मल्टीपल थिंग्स शो करना। मैंने यही तो कहा, अगर एक कंट्री, अगर सपोज करो क्लोथ्स की भी और फुटवेयर की भी, फूड की भी, और भी चीजों की, अगर इकट्ठे सब चीजों की अगर कोई कंट्री ट्रेडिंग कर रही है, अगर एक कंट्री इकट्ठी सब चीजों की ट्रेडिंग कर रही है तो उसका डेवलपमेंट सबके साथ ही होगा, सबके साथ ही उसका डेवलपमेंटल गोल होगा। उससे क्या होगा, ये बाहर वाली कंट्री के आगे दिखेगा, अरे वाह देखो देखो ये कंट्री ना हर चीज का ट्रेड करती है, इस कंट्री में इतने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज है कि वन टू ऑल सारी चीजों का ट्रेडिंग करते हैं, सारी चीजों से पैसा कमा सकते हैं। तो ये ना अपने चांस होता है, इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू शो द वर्सटैलिटी। आपको अपने टैलेंट को शो करने का एक मौका देती है ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? और मुझे ये बताना, इकोनॉमिक्स में हमने ये कहाँ पढ़ा था, शो वर्सटैलिटी का पॉइंट किस में पढ़ा था? ना, इंटरनेशनल ट्रेड में। तो वो इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा ग्लोबलाइजेशन जैसा ही है ना, मतलब तो एक ही ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड का। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कह लो, ग्लोबलाइजेशन कह लो, ट्रेड लिबरलाइजेशन कह लो, और इंटरनेशनल ट्रेड कह लो, मतलब तो सबका एक ही है ना कि ट्रेडिंग करना। तो उसमें भी उसके पॉइंट्स भी बिल्कुल इसके जैसे ही है, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाना, वर्सटैलिटी बनाना, और अपना मनी को इंक्रीज करना। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज टू प्रोवाइड द इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर स्ट्रॉन्गर। ये अभी मैंने आपको पीछे भी शायद किसी ऑब्जेक्टिव में बताया था। ये सारी ट्रेडिंग होती है हमारी इंडस्ट्री के द्वारा ही है, तो अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टेबल बनाना, सिक्योर बनाना, स्ट्रॉन्गर बनाना, ताकि वो हर नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उससे बहुत अच्छी तरह कॉप अप करके बाहर निकल सके। जितने भी चैलेंजेस है उन सारे चैलेंजेस को कह सकते हैं मात दे के आगे बढ़े। ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। लास्ट वन इज हेल्पफुल इन फॉरेन एक्सचेंज एंड डेवलपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई बाहर की कंपनी आती है और हमारे पास अपनी कंट्री के डिपॉजिट्स कर जाते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं करेंसी। जैसे ₹1 इज इक्वल टू $73.74 अकॉर्डिंग टू द करेंट स्पेन्यू। कोई क्या अमेरिका आती है और अमेरिका हमारे पास से आके ट्रेड करके हमारे ₹73 का ट्रेड कर लेते हैं, $1 अपने दे देती है। तो वही बात है ना कि फायदे की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है उसमें जो फंड आता है वो बाहर की कंपनीज का होता है, तो उसका दूसरा नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन हमारा फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को करने में भी मददगार साबित होती है। क्लियर? चलो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। दो ही है इसके डिसएडवांटेजेस, आपको कौन से लिखना है तो वो लिख देना है इसमें। वैसे फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, इट गिव्स अ स्टिफ कंपटीशन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। एज यूजुअल वही बात है, ये हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं उनको एक स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन का मतलब होता है कांटे की टक्कर। एक उन्हें कांटे की टक्कर देती है, उसका रीजन ये है कि जो आपका
लोग होते हैं वो ऑफ कोर्स फॉरेन प्रोडक्ट को बाय करने में जाते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स को खरीदने में ज़्यादा अव्वल होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से प्रोडक्ट को खरीदें या कौन से प्रोडक्ट को परचेज करें। तो इसलिए ये वो एक स्टिफ कंपटीशन, कांटे की टक्कर होते हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए और देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ रिस्क। मैंने आपको अभी भी बताया था इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ लॉस होता है कि भाई आपने जो डेवलपमेंट किया या आपने जो ग्लोबलाइजेशन में अपना माल सप्लाई किया, पता नहीं प्रॉफिट होगा, पता नहीं लॉस होगा, पता नहीं होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, होगा तो लॉस होगा, हम संभलेंगे नहीं संभलेंगे, कुछ नहीं पता। लॉस होने लग जाए तो बहुत तकड़ा तकड़ा भी इसमें लॉस होता है। क्लियर? एक बार स्क्रॉलिंग कर लो पूरे ग्लोबलाइजेशन में, कोई आपको डाउट या कोई पॉइंट समझ ना आया हो। क्लियर है ना? तो आज हमारी एलपीजी पॉलिसीज क्लियर होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और मैंने एक्सट्रीमली डिटेल्ड में करवाई है, उसकी सब चीजें बताई है, इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं हो सकता। अब हमारा एक काम रह गया बैकअप में, जो है इसकी केस स्टडीज करना। मैं जल्दी इसकी केस स्टडीज को अरेंज करती हूँ और केस स्टडीज हम इन तीनों की इकट्ठी करेंगे। बाकी हमारा ये एलपीजी पॉलिसीज तो हो गया, इसका 80% चैप्टर फिनिश है ये। 20% में जो हल्की फुल्की चीजें होंगी वो मैं देख लूंगी, बस इसकी केस स्टडी करना रहता है। तब तक आप इनके नोट्स मेंटेन कर लेना अपने नोटबुक में और इनको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। मैं ट्राई करूंगी कि केस स्टडीज जल्द से जल्द अरेंज करने की। Okay, Bacha. So that's all for today's in our business class.